नमस्कार दोस्तों, आज 16 सितंबर है और आज के द हिंदू का विश्लेषण लेके फिर से हाजिर है। आज जो पहली न्यूज है वो एक अलग तरीके की न्यूज है। तमिलनाडु सीएम लॉन्चेज ब्रेकफास्ट स्कीम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भारत कुपोषण का शिकार हो रहा है या यदि हम ब्रेकफास्ट देते हैं बच्चों को, तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज भी हमने देखा है कि कई राज्यों में जो कुपोषण के शिकार माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। कम एज में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। उनका जो वज़न होता है जन्म के समय वो काफ़ी कम होता है। वो अधिकतर बच्चों को आपने देखा होगा कि वो उनके पेट बड़े होते हैं, बाकी सब चीज़ें छोटी होती हैं, हाथ पैर पतले होते हैं, लेकिन पेट बढ़ जाता है। तो ये माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने 1 to 5 को ब्रेकफास्ट देने की बात की। अब कैसा ब्रेकफास्ट देते हैं, किस तरीके देते हैं, क्या पढ़ाई प्रभावित होगी नहीं होगी, इसके लिए ये देखना होगा भी। और इसी पे एक्सप्लेन भी किया है द हिंदू ने, और फिर स्टालिन ने अपना एक लेख भी लिखा है। तो आप तीनों को पढ़ लेंगे, ठीक है। यह एक चैरिटी नहीं है, ये इन्होंने कहा है कि एक दान नहीं है, यह फ्रीबी नहीं है, है ना, यह कोई भीख नहीं है किसी को दे रहे हैं। और दरअसल भारत भी एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं, इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में है। इसके बाद है डिले इन गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम टू इनवाइट पेनल्टी, है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसके बारे में देखना है और किस तरीके से डिले हो रहा है, कितना लक्ष्य रखा गया था, क्या वो पूरा किया जा सका है, इसके बारे में। 2.95 करोड़ हाउसेस, है ना, टारगेटिंग 2016 टारगेट किया जाता था कि इतने घर बनाए जाएंगे, मतलब लगभग 3 करोड़ घर। 3 करोड़ घर का मतलब होता है कि लगभग सभी को आवास मिल जाएंगे। पर यहाँ पे आज भी देखो कि बेघरों की संख्या या घर नहीं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से इसके बारे में पढ़िए और इसको समझिए। इसके बाद है एम इज कॉन्सिलिएशन विथ ऑल आर्म्ड ग्रुप इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के जो अलगाववादी संगठन है या ग्रुप्स हैं, सशस्त्र संगठन हैं, उनके साथ अमित शाह ने बातचीत की है या उनको बातचीत के द्वारा आमंत्रित किया है बातचीत के लिए। फसपा पे रिलैक्स की बात की है, फसपा पे कमी करने की बात की गई है। और जैसा हम कि जानते हैं कि अलगाववादी संगठन या अलगाववादी मांगे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है ना, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स के यहाँ पे भूमिका आ जाती है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 में है द स्टोरी ऑफ एन एम्पायर, फ्रेम्ड पेज, है ना। तो ये जो स्टोरी है वो किसकी स्टोरी है, तो हम देखते हैं, शायद होयसल की स्टोरी है, मे बी, सॉरी, यहाँ हाँ, द स्टोरी ऑफ एन एम्पायर फ्रेम्ड है मनोज हम्पी, कर्नाटक, है ना। कल ही हम लोगों ने बात किया था विजयनगर एम्पायर की बात, है ना। तो होयसल की ये स्टोरी है और इसके बारे में बात की गई है। तो ये जब चर्चा में है तो इसे आप ज़रूर देख लें। 600 प्लस फ्रेम्स हैं कैप्चर्ड विजयनगर एम्पायर, मल्टीपल हाउस, ह्यूज एंड मूड्स, अरोरा फ्रोज। तो इस तरीके की चीज़ें, जब भी ये ऐसे भी विजयनगर साम्राज्य हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य और संगम साहित्य, ये 2 चीज़ें जो है हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद है डिमोलिशन ऑफ रिसोर्ट बिगिन इन केरला। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि नोएडा में ट्विन टावर्स गिराया गया था, उसी प्रकार से एक द्वीप में ये बनाया गया है और इनके रिसोर्ट्स को तोड़ने की बात की गई। डिमोलिशन अमॉन्ग बिल्डिंग्स टू बी रेज्ड इंक्लूड 54 विलाज एंड मेन ब्लॉक। 54 विलाज हैं, ये 1 2 3 4 करके 54 विलाज हैं, और जो मेन ब्लॉक है उसको तोड़ने की बात कर दी है, तोड़ दिया जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये एक, देखिए, ये एक सांकेतिक निर्णय होते हैं। सांकेतिक निर्णय का मतलब है कि इस तरीके की बनावट या इस तरीके का जो
आगे कंस्ट्रक्शन ये ना हो, इसके कारण से इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, इसके कारण से इस तरीके के विलाजेस के कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाता है ना। ठीक है, इसके बाद है पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एसेंशियल पिट स्टॉप। आप पे यहाँ पे अभी हमारे पेज में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है जिसमें पार्लियामेंट्री बिजनेसेस एंड एसेंशियल पिट स्टॉप के बारे में डिटेल बात की गई है, तो आप प्लीज़ इसके लिए वहाँ पे देख लें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद है क्लाइमेट एक्शन दैट्स रन ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात क्या है, सहकारी संघवाद की नीति क्या है। एक तरीके से ये समझिए कि जो यदि हम भारत में बात करें तो जो हम राज्य हैं और संघ है वो मिल के चलाने की बात की जाती है। जैसे इंडिया प्रोक्योरमेंट ऑफ 5450 इलेक्ट्रिक बसेस एंड सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन एम्बिशन टू हैव 50,000 ई बसेस ऑन कंट्रीज रेडी टू 23 प्रेजेंट इन एमएनएस। तो एक तरीके से ये समझिए कोलैबोरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सहकारिता के साथ साथ मिल के काम करेंगे तो हम पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम कर लेंगे, इसी पे पूरी बात की गई है। इसके बाद है शुड इंडिया चूज मैन्युफैक्चरिंग ओवर सर्विसेज। सेवाओं के ऊपर, या जो अभी हम सेवा क्षेत्र में बहुत आगे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी आगे होना चाहेंगे या इसके ऊपर जाएंगे, इसी के बारे में बात की गई। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हम बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, बहुत सारे नए निवेश हो रहे हैं। जैसे कल ही आपने सुना होगा कि वेदांता ने ताइवान की एक कंपनी के साथ मिलकर निवेश करा है अहमदाबाद में लगभग 1.5 लाख करोड़ का। तो जाहिर सी बात है कि ये जब निवेश होगा तो उसमें रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होगा ही, मिलेगा ही। तो क्या हम सेवा क्षेत्र से अब इस पे हट के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे या उस पर चुनने की बात कर रहे हैं? तो इसी पे डिटेल है, तो आप पढ़िए इसको। द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, है ना, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड वो बैलेंसिंग एक्ट। यहाँ पे ये समझिए कि रसिया जो है होस्टेड द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक फ्रॉम September 5 to 8 4-day forum a प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपेंड देयर बिजनेसेस इनटू रसिया फार ईस्ट, है ना। तो रसिया में उसके बारे में बात की गई है और इंडिया किस तरीके से उसको बैलेंस करेगा या किस तरीके से वहाँ पे जाएगा, या इसी के बारे में बात की गई है। तो इसे आप पढ़िए और क्या भारत इसे बैलेंस करेगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत। ये दूसरा जो यूएस का है, यूएस लेड है, उसको और इसको किस तरीके से बैलेंस करेगा, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। और फिर तमिलनाडु न्यू ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल, उसके डिटेल दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। इसके बाद वाई कांट इकोनॉमिक क्राइटेरिया बी यूज्ड फॉर कोटा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कोटा के लिए। EWS का मामला चल रहा है और उसी पे ये बात की गई है, ठीक है। तो आप EWS का जो मामला चल रहा है उसे देख लीजिए, 103rd अमेंडमेंट जो है उसको देख लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद है फिच कट्स फाइनेंशियल 23 इंडियन ग्रोथ आउटलुक 7%, है ना। तो फिच जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने कट किया है कि जो अब ग्रोथ है भारत का वो कम रहेगा और लगभग 7% रहेगा। क्यों रहेगा 7%? क्योंकि उच्च इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति की दर बहुत उच्च है, ठीक है। आज इतना ही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और लिखें, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।